जब इंसान की सोच कमजोर पड़ जाती है तब उसके मन से अच्छे और बुरे का फर्क मिट जाता है। अपनी कमजोर सोच के दायरे में वो इतना सिमट जाता है कि उसकी सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल खत्म हो जाती है। वो बड़ी आसानी से किसी भी जुर्म का शिकार बन जाता है और घात लगाए मुजरिम ऐसे इंसानों की तबाही का जाल बुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आज देखते हैं ऐसी एक कहानी जो हमारी सोच के दायरे पर सवालिया निशान लगाती है। वाट बघते तुझी कितनी देर लगा दी? बहुत दूर से आता ताई। चल देख पूरे छह है ना? हो ताई पूरे छह। ये पकड़ और हाँ किसी को बोलना मत। हो ताई। हाँ हाँ मेरा विश्वास करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन कुछ होगा तो नहीं ना? ठीक है। आंटी सोनू कहाँ है? वो तुम लोग के स्कूल की छुट्टियां चल रही है ना, इसीलिए सोनू अपने दादी के यहाँ घूमने के लिए गया है। लेकिन आंटी सोनू अपने बर्थडे पे हमें पार्टी देगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, सबको पार्टी मिलेगी। ये! अच्छा सार्थक, तुम ना अपनी होमवर्क की कॉपी देके जाना, वो सोनू को भी होमवर्क करना है ना? ठीक है आंटी। कुछ नहीं होगा आपको, मैं आपको वापस लाती रहूंगी। मैं आपको कुछ होने ही नहीं दूंगी। हम वापस एक बार पहले की तरह अच्छे से रहेंगे। आई बाबा आप नमस्कार कर। ठीक है आसू आसू। या बसा ना, मैं पानी लाती हूँ आपके। पानी वानी छोड़, फोन क्यों नहीं उठा रही थी हमारा? अरे आप बैठे तो सही। पहले बता हरीश कहाँ है? टूर से लौटा के नहीं अब तक? तेरी बात हुई इससे कुछ? नहीं मेरी तो कोई बात नहीं हुई उनसे। क्या मुझसे कोई बात नहीं हुई? वो 2-3 दिन पहले आने वाला था ना, और अभी तक नहीं आया। इतने दिनों से उसका फोन भी बंद आ रहा है। हाँ मैंने भी कई बार फोन किया लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा, और ना ही उन्होंने मुझे फोन किया। मैंने उनके ऑफिस में फोन किया था तो उन्होंने बताया कि उनकी टूर कुछ दिनों के लिए एक्सटेंड हो गई है। देखा, एक फोन करता तो क्या बिगड़ जाता उसका? ये आजकल के बच्चे भी ना, इसको तो कभी हमारी परवाह थी नहीं, अभी हमारे बेटे को भी हमारी परवाह नहीं है। एक काम कर, उसके ऑफिस में ना फिर से फोन लगा और उनको बोलना किसी भी तरीके से हमारी बात करवाओ हरीश से। मुझे मेरे बेटे से आज बात करनी है, बस कर, फोन कर। सोनू, सोनू, अरे कहाँ गया? कुठे आहेस तू सोनू? अरे सोनू कहाँ है? सोनू बाहर निकल, देख, परेशान मत कर। सोनू, ले 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 ले। आजा 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 ले ले। सच सच बताओ, अब तू इसे मेंढक क्यों खिला रही थी? ये कोई आम सांप नहीं है,
तब ये हरीश है। क्या ये सांप हमारा बेटा हरीश? हाँ, सीमा पास झाली तुझे नाटक, आणि आता खरं खरं सांग, काय हरीश, क्या किया तूने उसका? भाई बाबा मेरा यकीन कीजिए, यही आपका बेटा हरीश है। मैं सच कह रही हूँ। ये ऐसे नहीं मानेगी। आओ तुम्हें पुलिस ने फोन करा। जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तो सब तोते की तरह सच उगलेगी। बाबा नहीं फोन मत कीजिए। बाबा पुलिस को फोन मत कीजिए। मेरी बात सुनिए, ये बात हमें किसी को नहीं बतानी है। देखिए मैं सब ठीक कर रही हूँ ना। बाबा मेरी बात सुनिए। बाबा पुलिस को फोन मत लगाइए। ऊपर से बोल रही है ये सांप हमारा बेटा हरीश है। हाँ तो मैं झूठ नहीं बोल रही, ये सच में हरीश है। आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही? देखा साहब कैसी पागलों जैसी बातें करती है। मैंने ये डब्बा बाहर फेंक देती हूँ। बातें करती है। क्या हरीश है ये? असली जहरीला सांप है वो, खिलौना नहीं है। बाहर चलिए, बाहर बात करेंगे, बाहर चलिए। सर प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, ये मेरे पति हरीश ही है। मनगढ़ंत कहानियां मत बनाओ, 21वीं सदी में हो तुम। इतना भी नहीं जानती कि जानवर जानवर होता है और इंसान इंसान। आपको यकीन नहीं हो रहा ना? ठीक है, मैं बताती हूँ आपको कि हुआ क्या था। 10 दिन पहले की बात है। मैं बहुत डर गई थी। मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर पता चला कि वो सांप नहीं, मेरे हरीश है। सांप मेरी तरफ पलटा और मुझसे कहने लगा कि मैं हरीश हूँ। वो मेरे पति हरीश है सर। देख झूठी कहानियां बनाना बंद कर और बता मेरा बेटा कहाँ है? आई मेरी बात देखो तुम्हारे पास अभी भी मौका है, सच सच बता दो कि हरीश को क्या हुआ, नहीं तो हमें तुम्हें थाने ले जाना पड़ेगा और वहां पर दूसरे तरीके भी हैं पूछताछ के। सर आप चाहे जिस तरह पूछताछ कर लीजिए, मेरा जवाब यही होगा कि ये सांप ही मेरे पति हरीश है सर। एक सांप आदमी कैसे हो सकता है सीमा? ये तुम्हारी कहानी है ना, झूठी है। ये कहानी नहीं है सर, ये कहानी नहीं है। तुम जो समर हाथ जोड़ते हैं, मुझे और हरीश को अकेले छोड़ दीजिए। अकेले? और भी सांप के साथ? देखो सीमा, अभी ये सांप वहीं जाएगा जहां पर उसकी जगह है, और वैसे भी सांप को पकड़कर घर में रखना एक कानूनन जुर्म है। तुम्हारे ऊपर केस हो सकता है। फिलहाल आप लोग हरीश की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कीजिए, हम लोग जांच शुरू करते हैं और हमें हरीश से जुड़ी हर बात जाननी है। सर आप हमारे बेटे को प्लीज ढूंढ लीजिए। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। कदम, कातर सर्पोद्यान में फोन करो और सर्पमित्र को बुलाओ और इस सांप को उसकी सही जगह पहुंचाओ। मैं हरीश को कहीं नहीं ले जा रही हूँ। मैं हरीश को कहीं नहीं ले जा रही हूँ। रुकिए आप। मैं हरीश को कहीं नहीं ले जा रही हूँ। रुकिए आप। मेरे पति हरीश है वो। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? हरीश है। दूसरी तरफ पिंपरी में सीमा एक सांप को अपना पति मानती थी। आखिर ये माजरा क्या था? महाराष्ट्र के पिंपरी इलाके और मंजरी इलाके के ये दो अलग अलग केसेस क्या किसी न किसी तरह से आपस में जुड़े हुए थे? ये दोनों औरतें ऐसा क्यों कर रही थी? अजीब सा दिखने वाला ये केस आगे चलकर ऐसे कई राज खोलने वाला था जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये मेरे पति है। सीमा! सुनिए मेरी बात। मैं हरीश का चुप हरीश! सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत अजीब सा मिसिंग केस है। अजीब नहीं है कदम, अजूबा है। पत्नी का कहना है कि पति है लेकिन सांप के रूप में। वो सांप नहीं, मेरे हरीश है। अब देखने में वो इतनी जाहिल भी नहीं दिखती है कि हम ये समझकर उसे नजरअंदाज कर दें कि शायद किसी ने उसे झांसे में ले लिया। सर ये आखिर हरीश होगा कहाँ पर? कहीं ऐसा तो नहीं कि हरीश अपनी मर्जी से घर छोड़कर चला गया हो? और अगर हाँ तो आखिर क्यों? या फिर ऐसा तो नहीं कि हरीश के साथ कोई हादसा हुआ हो? कदम, इस केस में हमारी प्राइम सस्पेक्ट सीमा ही है, क्योंकि जितनी झूठी उसकी कहानी है हो सकता है उससे ज्यादा झूठी उसकी लाइफ निकली। हमें इस केस की जड़ों को खोद निकालना होगा। सर अगर सीमा झूठ बोल रही है तो आखिर ये बेवकूफी भरा खेल उसने खेला कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर उसने इमोशनल ड्रामा किया ताकि हरीश के माँ बाप उसके बहकाव में आए और अपने बच्चे को पाने की चाहत में हमें इस केस से दूर रखे? फिलहाल किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी कदम। सबसे पहले सीमा और हरीश के रिश्तों के बारे में पता करो और यह भी पता करो कि ये मियाँ बीवी का कहीं किसी और से कोई चक्कर तो नहीं था। पड़ोसियों से पता करो कि दोनों की आपस में कैसी बनती थी और यह भी कि सीमा को कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं थी। ओके सर।
हरीश और सीमा अपनी धुन में रहते थे, ना किसी से बातचीत ना कोई लेना देना। सर ये जो घर है सीमा के नाम पे है। मैंने सुना कि हरीश काम के सिलसिले में बाहर ही है। सर कुछ दिन पहले मैंने कुछ देखा है सर। क्या देखा था आपने? सर हरीश और सीमा के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था सर। बार बार आए दिन दोनों के बीच झगड़े होने लगते थे। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे हरीश, मेरे सवालों का जवाब दो, ऐसे मत करो हरीश। मैं हाथ जोड़ती हूँ, सबर बोल क्या? फालतू बड़बड़ सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं पैर पड़ गया, ऐसे मत तो करो। पैसे उसके पास रहते नहीं थे, वो बाहर से हमेशा उधार की दारू पी के घर आता था। और जब लोग पैसे वसूली के लिए घर आते थे तो सीमा को पैसे भरने पड़ते थे। इतना ही नहीं सर, वो अपने माँ बाप का घर छोड़ के सीमा के घर ही रहने लगा था। आपने हरीश को यहाँ पर आखिरी बार कब देखा? सर यही हफ्ते 10 दिन पहले। अरे साहब वाले साहब, हमारे बेटे का कुछ पता चला? हमने उसकी फोटो भी दी थी आपको। साहब मेरे हरीश को ढूंढिए साहब। हाँ लेकिन उससे पहले ना ये सीमा को गिरफ्तार कीजिए। सब उसी ने गायब किया है मेरे बेटे को। ये बस पागलपन का नाटक कर रही है। एक बात बताइए, हरीश की और सीमा की शादी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? लव मैरिज। दोनों की पहचान कहाँ पर हुई थी? वो साहब मेरा बेटा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, बस काम के दौरान घूमता रहता था, वही कहीं उसको सीमा मिल गई, प्यार हो गया, दोनों में शादी कर ली। और शादी के बाद यही सीमा के घर में आके रहने लगा। उसके भी आगे पीछे कोई नहीं ना, इसलिए ये घर सीमा का ही है। हमें तो ये भी सुनने में आया है कि आपका बेटा हरीश सीमा के साथ मारपीट करता था। नहीं साहब नहीं, ये गलत बात है। मैं मानती हूँ मेरा बेटा थोड़ा गुस्से वाला है, लेकिन औरतों की बहुत इज्जत करता है। मारने की बात तो बहुत दूर है। ये पिछले 10 दिनों में आपके ऑफिस के एम्प्लॉय का कोई टूर निकला था जिसमें हरीश भी हो? नहीं सर, ना तो पिछले 10 दिन से ऑफिस आया और ना ही उसने कोई कॉल किया। उसकी बीवी का फोन आया था, वो बता रही थी कि वो बहुत बीमार है। सर हरीश के बारे में हमने उसके पड़ोसी और उसके ऑफिस में पूछताछ की। पड़ोसियों का कहना है कि हरीश ज्यादा नशे में रहता था और अपनी पत्नी सीमा से मारपीट करता था। ऑफिस में भी उसका ट्रैक कुछ अच्छा नहीं है। ना ही हरीश पिछले 10 दिनों से ऑफिस गया है और ना ही 10 दिन पहले ऑफिस का कोई टूर बाहर गया है। माना कि सीमा के आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन उसके पास पैसा बहुत है और इन्हीं पैसों से हरीश अपना काम चलाता था। सर और एक बात, हरीश के माँ बाप का यकीन से यह कहना है कि हरीश के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे सीमा का ही हाथ है। कदम कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने पति की इन्हीं हरकतों से परेशान होकर सीमा ने उसे मारा हो या मरवाया और फिर खुद को बचाने के लिए जानबूझकर ये सांप वाला ढोंग रचा? क्योंकि ये बात तो पक्की है कि वो कोई मानसिक रोगी नहीं है, सिर्फ हमें गुमराह कर रही है। इससे बात करने का टाइम आ गया। सीमा? और सीमा को कैसे नहीं है? हाँ, और क्या करना है? हाँ? मैं जा रही हूँ हरीश को ढूंढने, और मैं उन्हें मनुष्य के रूप में लेके ही घर वापस आऊंगी। सीमा कुठे? बुलाइए उसे। सीमा घरात नहीं है। ये चिट्ठी छोड़ के गई है। जी क्या बात है योगिता, क्या चल रहा है ये सब? आए दिन तुम्हारे बारे में कंप्लेंट्स आ रही हैं। तुम्हारी हरकतों की वजह से सोसाइटी के लोग डरने लगे हैं। और सुना है यहाँ कोई लड़का भी आता है? हाँ। तो तुम डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने ही आया हुआ हूँ। एक सेकंड। देखो, मैं इस बिल्डिंग का सेक्रेटरी हूँ। तुम्हें किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं, सब मेरी बात मानते हैं। बस एक बार तुम भी मेरी बात मान लो ना। मुझे तुम्हारी बात मानने की कोई जरूरत नहीं है, चल निकलो यहाँ से। देख, मैंने सुना कि तूने इस घर में एक चूहा पाल रखा है। बता, कहाँ छुपा के रखा है उसे? कहाँ छुपा के रखा वो चूहा नहीं, मेरा बेटा है। देखो, ये कहीं छुपाया होगा। मैंने किसी को कुछ नहीं छुपाया। आज तो मैं उसको बाहर फेंक कर ही रहूंगा। बता कहाँ है वो चूहा? सर पहले ये हरीश गायब होता है और उसके बाद उसकी बीबी सीमा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये माजरा क्या है। और हम लोग एक्सक्यूज मी सर, ये रहे हरीश और सीमा के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल्स। सर आज से ठीक 10 दिन पहले हरीश का फोन स्विच ऑफ हो गया था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जब हरीश का फोन स्विच ऑफ हुआ था उसी वक्त सीमा का भी फोन स्विच ऑफ हुआ था। लास्ट लोकेशन हरीश का उसका घर ही था सर, और इन 10 दिनों में सीमा का फोन भी 2-3 बार बंद हुआ था। बस समझ में नहीं आ रहा है कि सीमा आखिर ऐसा कर क्यों रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपना फोन जानबूझकर स्विच ऑफ कर रही थी ताकि उसके लोकेशन के बारे में पता ना चले, या फिर हरीश से पीछा छुड़ाने के बाद वो किसी दूसरे को जाकर मिलती थी और उस वक्त वो फोन बंद रखती थी। सर कॉल रिकॉर्ड्स में और एक नंबर सामने आए हैं, ये रहे उसके रिकॉर्ड्स। मैंने इसके भी डिटेल्स मंगवाए हैं सर। ये नंबर किसी काजल पवार के नाम पे रजिस्टर है सर। एड्रेस पिंपरी का है और हरीश का काफी आना जाना होता है उस एरिया में। उस एड्रेस पर चलते हैं। ओके सर, चलो।
चूहा घर में छुपा के रखा है, ढूंढ के निकालो उसे। कोई नहीं आएगा अंदर, नहीं खाना कोई नहीं आएगा। अरे योगिता, तुझे पता है चूहे से कितनी बीमारियां फैलती है? वो चूहा नहीं, वो मेरा बच्चा है। अरे चूहा किसी का बच्चा होता है क्या? भाऊ चूहा ढूंढना अंदर से चलो भाई, चल बाहर। ये पागल हो गई, ये पागल हो गई ये। तू पागल खाने फोन लगा। कोई आगे नहीं बढ़ना, समझ लो। भाई चूहा भी मारा। छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना मुझे छोड़ो, मुझे मेरे बेटे के पास जाना है। पता नहीं किस हाल में होगा, पता नहीं खाना खाया भी होगा कि नहीं। योगिता शांत हो। डॉक्टर साहब, आप मुझे मेरे बेटे के पास लेके जाओगे ना? कहीं उन लोगों ने उसे मामूली चूहा समझ के मार दिया तो? चिंता मत करो, हमारी बात हो गई है उससे। तुम्हारा बेटा सोनू बिल्कुल ठीक है। मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे किसी भी हाल में मेरा नहीं। योगिता के बर्ताव से उसके पड़ोसी और बाकी लोग अचंभित थे। उन्हें शक था कि योगिता दिमागी रूप से बीमार है, पर क्या वाकई में ऐसा था, या फिर इस सब के पीछे कोई और ही मामला था जो अब तक सामने नहीं आया था? आखिर योगिता का बेटा सोनू कहां था? और अब सीमा लापता थी और उसके कॉल रिकॉर्ड से एक नया नाम सामने आया था, और वो नाम था काजल पवार। पुलिस फौरन काजल के घर पहुंची। लगता घर में कोई है नहीं, आस पड़ोस में पूछताछ करो, शायद कुछ पता चले। अरे सुनो, क्या? जी साहब, क्या हुआ? इस घर में काजल नाम की लड़की रहती है ना? हाँ साहब। क्या तुम्हें पता है कि ये घर कब से बंद है? साहब ये तो पता नहीं है, क्योंकि 2 दिन से हमने काजल और उसके पति को यहाँ पे देखा ही नहीं है। पति? हाँ। क्या नाम है उसके पति का? वो तो पता नहीं साहब, मैंने कभी पूछा नहीं, लेकिन आते जाते देखा है काजल को और उसके पति को। दरवाजा तोड़ो। पूरे घर में ढूंढो, बात कहां से आ रही है। जाओ चारों तरफ देखो, ऊपर देखो। आवड़े तिगड़े बक। सर ये देखिए, उस पड़ोस वालों को बुला के लेके आओ जरा। जी सर। जरा ठीक तरह से देखकर बताना, यही काजल है ना? और ये इसका पति? अच्छे से पूरे घर की तलाशी लो, एक एक कोना छानो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर मुझे लगता है कि इनको पहले मारा गया और बाद में आकर जलाया गया है, क्योंकि अगर इन्हें जिंदा जलाया जाता तो पूरे घर में कहीं ना कहीं तो आग के या शगल के निशान जरूर मिलते। जाहिर सी बात है कि लाश की आइडेंटिटी छुपाने के लिए इन्हें जलाया गया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। कदम पहले हरीश गायब हुआ और उसके बाद उसकी पत्नी सीमा ने कहा कि वो सांप बन गया। वो सांप नहीं, मेरे हरीश है। और उसके बाद वो खुद गायब हो गई। सबसे पहले पता लगाना है कि ये दूसरी लाश किसकी है, काजल के पति की या फिर किसी और की, और ये भी कि हरीश और सीमा का इन दोनों से क्या कनेक्शन है। मुझे लगता है कि दोनों केसेस इंटरलिंक्ड हैं। आसपास में पूछताछ करो, काजल और उसके पति की किसी से कोई दुश्मनी थी क्या, और उन्हें सीमा का फोटो भी दिखाओ, शायद उनमें से किसी ने सीमा को देखा। नहीं साहब, उन लोग से मिला तो कभी नहीं, उन लोग कभी किसी से इतना बातचीत नहीं करते थे। काजल को तो जानता हूँ साहब, लेकिन कभी उसके पति से मिला नहीं, ना ही देखा उसको। और इसे जानते हो? जी नहीं। काजल के घर पे कभी आते जाते देखा इसे? जी नहीं, कभी नहीं देखा। हाँ सर, काजल है और उसका पति हरीश। तुमने इन दोनों को आखिरी बार यहाँ कब देखा था? सर 2-3 दिन हुआ रहेगा। कदम इसका मतलब यह है कि काजल के घर पर जो दूसरी लाश मिली वो शायद हरीश की हो सकती है। कदम, काजल के पड़ोसियों का कहना है कि हरीश ही काजल का पति था। इसका मतलब यह है कि हरीश 2 जिंदगियां जी रहा था और सीमा को भी चीट कर रहा था। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि यही बात सीमा को पता चल गई और उसी वजह से उसने हरीश और काजल को मार डाला? लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, कि सीमा और काजल आपस में कांटेक्ट में कैसे है, और क्या इन दोनों को हरीश की सच्चाई पता थी, या फिर सीमा ने जानबूझकर काजल से दोस्ती की ताकि वो हरीश और काजल दोनों को ठिकाने लगा सके? और क्या हरीश को पता था कि ये दोनों आपस में बातें करते थे? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ सीमा दे सकती है, और वो गायब है। सीमा घरात नहीं है, वो कहीं चली गई है। सीमा का फोटो हर जगह सर्कुलेट करवाओ और खबरियों के नेटवर्क को भी एक्टिवेट करो। हमें हर हाल में ये सीमा चाहिए। ओके सर। सर दोनों बॉडी की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई है।
सर दोनों की हत्या 16 जुलाई को शाम को 7:30 से 8 बजे के बीच में हुई। हत्यारे ने सबसे पहले उन दोनों के सर पर किसी भारी चीज से वार किया और जिसके कारण उनकी मौत हो गई। सर उसके बाद हत्यारे ने उन दोनों बॉडीज में आग लगा दी। दूसरी बॉडी और हरीश के माँ बाप के डीएनए रिपोर्ट चेक करने के बाद ये पता चला है कि दूसरी बॉडी हरीश की नहीं है बल्कि किसी और की है। कदम, हम लोग जरूर कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। एक काम करो, काजल की फोन रिकॉर्ड फिर से खंगालो, कुछ तो जरूर हाथ लगेगा। ओके सर। सर हाँ कदम, काजल की कॉल रिकॉर्ड तो हमने अच्छी तरह से चेक किए लेकिन उसमें कुछ खास नहीं मिला। लेकिन हाँ सर, काजल के बारे में एक चौंका देने वाली बात सामने आई है। काजल के नाम पर और एक नंबर रजिस्टर्ड था जिस पर हरीश और सीमा के अलावा और एक नंबर से फ्रिक्वेंटली बात हुआ करती थी। वो नंबर किसी मंजीरी इलाके के योगिता ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड है। फौरन इस एड्रेस पर पहुंचो और इस योगिता से बात करो और पता करो कि वो इस ट्रायंगल के बारे में क्या जानती है। ओके सर। दरवाजा तो लॉक है। ये डॉक्यूमेंट जो है ना नीचे ऑफिस में जमा कर देना, ठीक है? सर आप लोग? मैं सर इस बिल्डिंग का सेक्रेटरी हूँ। ये योगिता यही रहती है ना? हाँ सर, वो तो पागल है, लेकिन आप लोग क्यों ढूंढ रहे हैं उसे? पागल? दरअसल वो एक विधवा है। अभी 1 साल पहले ही उसका पति एक्सीडेंट में मर गया था और अभी कुछ ही दिन पहले अचानक उसका बच्चा गायब हो गया। ये रहा केक। आंटी केक तो बहुत अच्छा है। आंटी सोनू को बुलाना, केक काटेंगे। तुम लोग रुको, मैं अभी सोनू को लेकर आती हूँ। क्या बता सकते हैं कि फिलहाल योगिता कहाँ पे? सोसाइटी में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी उसकी वजह से, इसीलिए हमने उसे गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। थैंक यू। हेलो सर, एक तरफ वो सीमा है जो एक सांप को अपना पति मान बैठी है और दूसरी तरफ इस मेंटल हॉस्पिटल में योगिता जो अपने बच्चे को छुआ बता रही है। सर समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये मामला क्या है। कदम, ये केस मेरे गले उतर नहीं रहा है। कुछ अजीब ही चल रहा है इस केस में। जितना सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं उतना लसता जा रहा है। देखते हैं योगिता से बात करके क्या मिलता है। घबराओ मत योगिता, हम लोग तुम्हारी मदद करने आए। बैठिए। योगिता, तुम्हारा बेटा सोनू का है, उसके बारे में कुछ बता सकती हो? बताओ योगिता, सोनू कहाँ है? सोनू को तो वो म्युनिसिपैलिटी वाले लेकर गए ना साहब। पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा। साहब मेरे बेटे को ढूंढ दो ना साहब। हम तुम्हारे बेटे को तुम्हारे पास लाने में पूरी मदद करेंगे, पर पहले ये बताओ कि तुम्हारा बेटा सोनू क्या हुआ उसके साथ? साहब 2 महीने पहले उसे बुखार हुआ था और इतना बुखार कि ठीक ही नहीं हो रहा था। मेरे सारे पैसे भी खर्च हो गए थे उसके पीछे। सोनू बेटा उठ, देख हॉस्पिटल बस थोड़ी दूर है, बस थोड़ी देर पैदल चल रहे। हाँ चल सोनू, बस 2 कदम बेटा, चल 2 कदम, बस आ गया। ये तूने बहुत गलत किया योगिता। अगर एक ताबीज से तेरे इस चूजे की जान बचा सकता हूँ ना, उसी ताबीज से इसको कहाँ गायब करूंगा ना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब तो खुद झक मार के गिड़गिड़ाते हुए इस बिस्तर पे लाएगी मुझे। अरे जा, निकल यहाँ से। मुझे लगा कि वो धमकी दे रहा है, लेकिन एक दिन सोनू सच में घर वापस ही नहीं आया। क्या हुआ योगिता? मैंने सुना कि सोनू गायब है। कहीं सोनू को तुम देख तुम? हाँ क्या किया मेरे बेटे के साथ? बोलो, कहाँ है मेरा बेटा? कहा था ना मैंने, ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल है। अरे गायब तो मैं तुझे भी बिना ताबीज के कर लेता, पर क्या है कि जो मजा रजामंदी में है वो जबरदस्ती में नहीं। सोनू, सोनू की ताबीज, सोनू की
कपड़े? क्या किया तूने मेरे बेटे के साथ? मिलवाता हूँ, सोनू से मिलवाता हूँ। सोनू, अब मेरी बातें ध्यान से सुन। अगर तू इसे पाना चाहती है तो आज से जो कुछ भी मैं बोलूंगा चुपचाप वही कर। और हाँ, इस बारे में अगर किसी को भी कुछ भी पता है तो तेरा सोनू हमेशा का हमेशा चूहा ही बना रहेगा। उसने ना सिर्फ मेरी इज्जत लूटी बल्कि मेरा घर, मेरा पैसा, यहाँ तक कि मेरा बेटा भी छीन लिया। मुझे सिर्फ अपना बच्चा चाहिए था। किसी भी हाल रमेश ने मेरे को कहा कि अगर मैं 1 साल तक उसकी बात सुनूंगी तो वो मेरे बेटे को, मेरे सोनू को चूहे से इंसान बना देगा। मैं बस उसी दिन का इंतजार कर। मुझे मेरा सोनू वापस लौटा। योगिता, तुम इस काजल के कांटेक्ट में कैसे हैं? ये कौन है साहब? मैं इससे कभी नहीं मिली। हमने इसके कॉल रिकॉर्ड्स चेक करवाए और उसमें तुम्हारा नंबर भी। ये रहा उसका नंबर। ये नंबर तो रमेश का है। और इन दोनों कहानियों की जोड़ने वाली कड़ी का नाम था काजल पवार, जिसकी पहले ही किसी ने हत्या कर दी थी। लेकिन पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा था कि काजल के साथ माँ बाप के डीएनए से बॉडी का डीएनए मैच नहीं हुआ था, जिससे ये साफ हो गया था हरीश अब भी कहीं फरार था या छिपकर कोई खेल खेल रहा था। तो ये माजरा है, ये रमेश और काजल एक दूसरे से मिले हुए थे और इसी वजह से रमेश काजल का मोबाइल नंबर यूज कर रहा था। कदम कहीं ऐसा तो नहीं कि काजल के घर में मिली वो दूसरी लाश रमेश की? हो सकता है कि रमेश सीमा को भी योगिता की तरह अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन इस सबसे काजल का क्या कनेक्शन? ये भी पॉसिबिलिटी है कि सीमा हरीश को वापस पाना चाहती थी और इसीलिए उसने काजल को मरवा दिया। सर, इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ 3 लोग दे सकते हैं, हरीश, रमेश और सीमा। लेकिन इस वक्त ये तीनों हमारे पहुंच से बाहर है। कदम, हमें इन तीनों को बहुत जल्दी ढूंढना होगा, क्योंकि इन तीनों के मिले बिना इस केस का सॉल्व होना बहुत मुश्किल है। पुलिस ने अपनी तहकीकात को काफी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ाया। एक एक से पूछताछ की गई, एक एक को टटोला गया। हेलो सर, सीमा का पता चल गया है। एड्रेस बोल। छोड़िए, मुझे क्यों लेकर आए आप? मेरे पति की जान खतरे में, मुझे उसे बचाना है। मेरे पति की जान खतरे में, छोड़िए मुझे, जाने दीजिए। शांत रहा। और अब ये बताओ कि ये सब चल क्या रहा है? तुम एक सांप को अपना पति बता रही थी और उधर वो योगिता एक चूहे को अपना बेटा बता रही है। योगिता, मैं कुछ नहीं जानती सर, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। मेरे पति की जान खतरे में, पता नहीं उन लोगों ने। केशवानंद बाबा? बाबा? इनको तो दाढ़ी थी। कहाँ मिलेगा ये बाबा? केशवानंद बाबा को तो देहांत हो गया। ये कौन? देखो, अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करोगी तो हरीश तुम्हें वापस नहीं मिलेगा, और अगर चाहती हो कि हरीश दोबारा वापस मिले तो सब कुछ सच सच बताओ। बढ़ो। बोलो। अरे बोला ना मैंने, फिर से बोलूं? अच्छा ठीक है, लव यू। अब हो गई खुश? बाद में बात करता हूँ। किसका फोन था? एक कस्टमर का कॉल था। ऐसा कौन सा कस्टमर है तुम्हारा जिसको तुम लव यू कहते हो? तुम्हारा जरूर किसी के साथ चक्कर चल रहा है ना? क्या बेकार की बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। अभी पता चल जाएगा। लो फोन दो। फोन में क्या करो? अरे हरीश, हरीश, मैं जानती थी कि हरीश मुझसे कुछ छुपा रहा है, इसीलिए मैंने उस पर नजर रखना शुरू कर दिया। ये कहाँ जाने की तैयारी चल रही है? 3 दिन जयपुर जा रहा हूँ बिजनेस के सिलसिले में। बिजनेस के सिलसिले में या किसी लड़की के सिलसिले में? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं? मुझे साफ साफ बताओ, कौन है ये लड़की? तेरी फालतू बड़बड़ न करो। फालतू बड़बड़ नहीं करते मैं, मुझे सब पता है। ये बिजनेस ट्रिप वगैरह ना किसी और को बताना। मैं कम पड़ गई थी, ये कहीं और मुंह मारने चले गए।
बहुत हो गया हरीश, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स। मेरे बिना रहने की कोशिश करके देख लो, और अगर जम रहा है तो मुझे बताओ, आज ही डिवोर्स दे दूंगा तुझे। मैंने हरीश को वापस पाने के लिए सब कुछ किया, हर मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया, हर जगह मन्नतें मांगी, पर कोई असर नहीं हुआ। फिर एक दिन हेलो, नमस्ते, मेरा नाम काजल है। काजल ने मुझे बताया कि उसकी एक पड़ोसी थी जिसका पति एक औरत के चक्कर में फंस गया था। उस पड़ोसी को एक बाबा मिले जिन्होंने उसके पति को उस औरत के चुंगल से छुड़ा दिया। काजल मुझे उस बाबा के पास लेकर गई। मेरे बिना बताए बाबा को सब पता चल जाता। दूध में मिलाकर तुम्हें और हरीश को पीना होगा, और याद रहे हरीश को इसकी भनक तक नहीं लेनी चाहिए। हरीश, 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 बाबा हरीश गायब हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ गए होंगे वो। यही वो उपाय था जो तुम्हारे पति को उस डाइन के चंगुल से वापस ला सकता है। दंड दिया है मैंने इसे, और ये दंड पूरा होते ही वो एक आम इंसान के रूप में आ जाएगा। फिर वो जिंदगी भर तुम्हारा वफादार बन के रहेगा। बाबा लेकिन वो है कहाँ? बाबा ये सांप? नहीं, सांप नहीं, हरीश। ये तुम्हारा पति हरीश है। देखा बाबा का चमत्कार? सर्प योनि में आकर इसके सारे पाप धुल जाएंगे। फिर 1 साल बाद पूर्णिमा की रात हम महायज्ञ करेंगे। उस यज्ञ के बाद हरीश फिर से अपने मानव रूप में आ जाएगा, और तब तक इसका ख्याल रखना होगा। और इसके बारे में भूल से भी मत बताना किसी को कि हरीश सांप कैसे बना। और इस विधि के दौरान तुम्हें भी कुछ खास तरीके के क्रिया करने होंगे। उसके बाद बाबा जो कहते वो मैं करती। उस दिन आपके जाने के बाद मैंने बाबा से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। पता नहीं हरीश कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे। कदम, सीमा को हरीश के अफेयर के बारे में पता चलने के बाद ही रमेश और काजल ने प्लान बनाया होगा, और इसीलिए काजल खुद आगे होकर मंदिर में सीमा से मिली थी। लेकिन अगर रमेश और काजल यही धंधा करते थे और इसी तरह लोगों को चूना लगाते थे, तो फिर ये रमेश गया कहाँ? लेकिन सर, सीमा के हिसाब से रमेश उर्फ केशवानंद बाबा वो तो मर चुका है। लेकिन कदम, ये भी हो सकता है कि इस फर्जी बाबा की तरह उसकी मौत भी फर्जी हो। तो फिर काजल के घर में मिली वो लाश किसकी थी, और काजल को किसने मारा? उसके 2 शिकार थे, योगिता और सीमा। सीमा जो सांप के पीछे पागल है, और योगिता को देखकर लगता नहीं है कि वो अकेले ही हत्याएं कर सकती है। तो फिर ये हत्याएं की किसने? कदम, कोई ना कोई कड़ी तो है जो हमसे छूट रही है। हमें जल्द से जल्द इस हरीश और रमेश को ढूंढना होगा, क्योंकि इस अंधी गुफा से निकलने के अब सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, पहला हरीश और दूसरा रमेश। इतनी खातिरदारी काफी है, और कुछ पेश करूं तेरे लिए? चल बोल बोल। क्या हुआ हरीश? सीमा को शक आ गया मुझ पे। मुझे मालूम है, उसने हम दोनों की बातें सुन ली थी। हाथों के पीछे पड़ गई मैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। तुम्हें पता है, दुनिया भर की प्रॉपर्टी है उसके पास, उसके नाम पे। इतनी प्रॉपर्टी कमाते कमाते मेरे 3-4 जन्म निकल जाएंगे। फिर मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। फिर काजल ने मुझे रमेश से मिलवाया, और हमने एक प्लान बनाया नकली बाबा का। मैंने वो दूध पिया ही नहीं, फेंक दिया पलंग के पीछे। उस पाउडर वाले दूध को पीकर सीमा बेहोश हो गई। सीमा, सीमा। फिर दूध के निशान मिटाकर मैं
मैं वहां से निकल गया, अपनी काजल के साथ उसी घर में उसके साथ में अपनी नई जिंदगी जीने लगा। और रमेश ने बाबा बनकर सीमा से पैसे लिए। लेकिन जब एक दिन मैं उसके घर गया तब क्या बात है भैया, हम दोनों ने बहुत पैसे कमाए हैं। लेकिन रमेश भैया, हरीश को जरा भी शक नहीं होना चाहिए। हाँ, और एक बात, हमें उसके हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी है। रमेश! उस दिन मैं होश में नहीं था सर। समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे से ऐसा कैसे हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई सर। मेरे हाथ तो कुछ लगा ही नहीं, ऊपर से मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया। उस बीवी को जो मेरे लिए सब कुछ कर रही थी। सारे पैसे और जेवर काजल के घर में थे। मुझे मालूम था उन दोनों ने वो कहाँ पे छुपा के रखे थे। मुझे किसी भी हाल में वो पैसे चाहिए थे, इसलिए मैं वहां पे पहुंच गया। लेकिन सर, आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। सीमा हरीश को अपना पति मानती थी और उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन हरीश ने इस रिश्ते की बुनियाद ही लालच की ईंट पर रखी थी, और लालच की बुनियाद पर रखा गया हर रिश्ता एक ना एक दिन जरूर गिरता है। रमेश ने योगिता के साथ पहले झूठी हमदर्दी दिखाई, उसकी मदद की, लेकिन कई बार जिंदगी में शैतान हमसे फरिश्तों की शक्ल में आकर टकरा जाते हैं। योगिता आज तक इस सच को स्वीकार नहीं कर पाई है कि उसका बेटा उसके साथ नहीं है। योगिता के बेटे का राज रमेश के साथ दफन हो गया है, लेकिन फिर भी पुलिस उसकी तहकीकात कर रही है। बड़ी पुरानी कहावत है कि हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं, और इसका सीधा उदाहरण हमने देखा है कि हम अपनी मेहनत पर विश्वास करें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें और किसी भी तरह के लालच को अपने दिल में पनाह ना दें, क्योंकि किसी के दिल में पनपा लालच अक्सर कई लोगों की जिंदगियां उजाड़ देता है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। भैया मालिक जी, मेरे को पता था कि आप मेरी वफादारी के लिए मेरे को 1 लाख रुपया जरूर देगा। ये तेरा गलत फहमी है। ज्यादा खुश मत हो, ये पूरा पैसा मैं तेरे को देने के लिए नहीं निकाला। तेरे को जितना बोला ना उतना ही पैसा दूंगा। बाकी का 50,000 रुपया खेत में जो दूसरे मजदूर काम कर रहे हैं उनके लिए है? ये 50,000 रुपये भी तेरे को तब मिलेगा जब तू खेत का काम पूरा कर दे। शांत, खेत में बहुत काम है? मंजू, मंजू क्या हुआ? मंजू, 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 मंजू क्या हुआ? मंजू कहाँ गई थी? मंजू क्या हुआ? मंजू बोलो। डैडी को किसी ने मार दिया था। मार दिया? डैडी को किसी ने मार। किसने? कहाँ? खेतों में। जल्दी आओ। चलो चलो चलो। ये यहाँ पे कहाँ देखा था? मैंने डैडी को यही देखा था। तो यहाँ तो कोई लाश नहीं है। हाँ पर मैंने ये देखो, ये देखो खून। एक बात बताओ, डैडी को कहीं तुमने ही तो नहीं मारा? सोनू, 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 कहाँ चला गया? सोनू, सोनू, कहाँ चला गया ये? सोनू, सोनू, सुनिए,
आपने मेरे सोनू को देखा? इतना सा है। कहाँ? एक मिनट, आपने सोनू को देखा कहीं? सोनू? जाने का दादी के साथ जाने का। सोनू? जाने का ना? अरे रुको सोनू! सोनू? सोनू? कहाँ चला गया था तू? कब से ढूंढ रही है तुझे? ऐसे नहीं जाते बिना बताए, हाँ? मम्मी कितना परेशान हो गई थी। चलो चलो घर चलते हैं, हाँ? कहाँ ले जा रहे बच्चे को? ये बच्चा मेरा है। ये सोनू है मेरा। ये सोनू नहीं है, गोपाल है, गोपाल। पागल कहीं का छोड़। अरे नहीं सोनू नहीं। सोनू तो नहीं है ये। सोनू कहाँ गया? सोनू? सर, मेरे ससुर काशी मोहन जी कल दोपहर में घर से निकले थे और अभी तक लौटे नहीं है और उनका कुछ पता भी नहीं चल रहा। कल दोपहर से अभी तक 15 घंटे होते और कोई भी मिसिंग कंप्लेंट 24 घंटे के बाद ही दर्ज होती। सर ये आप क्या बात कर रहे हैं? मेरे डैडी कल दोपहर से गायब है और आप 24 घंटे का इंतजार करेंगे? आपको पता है वो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत रसूल हैं वो। जी सर, और इसी वजह से उनके बहुत सारे दुश्मन भी हैं। अगर इसी 24 घंटे में उनको कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, हमारे लिए अमीर और गरीब ऐसा कुछ नहीं होता, सारे नागरिक एक जैसे ही होते हैं। एफआईआर तो 24 घंटे के बाद ही दर्ज होगी। आप उन्हें ढूंढने का काम हम अभी से शुरू करते हैं। उनकी फोटो है आपके पास? जी। अपने पिता काशी मोहन की लाश देखने का दावा करने वाली मंजू ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में क्यों लिखवाई थी? क्या वाकई मंजू ने अपने पिता की हत्या की थी? काशी मोहन काफी पैसे वाले व्यक्ति थे और अक्सर लालच जुर्म की पहली दस्तक होती है। तो क्या किसी ने पैसों के लालच में आकर काशी मोहन की हत्या कर दी थी? अगर मंजू ने काशी की लाश खेत में देखी थी तो फिर आखिर लाश गई कहाँ? मैंने डैडी को यही देखा था। ये देखो, ये देखो खून। क्या यह भी मुमकिन था कि काशी की मौत हुई ही ना हो? दूसरी तरफ शारदा नाम की एक औरत पागलों की तरह अपने बेटे सोनू को ढूंढ रही थी। सोनू! सोनू! आखिर कहां था उसका बेटा? भाग्यलक्ष्मी जी, मंजू के डैडी कल दोपहर करीब 1 बजे हमारे नौकर हीरा के साथ घर से बैंक जाने के लिए निकले थे। हीरा को अपनी बहन की शादी के लिए 1 लाख रुपए चाहिए थे। वो उसे रुपए दिलाने के लिए बैंक गए थे। क्या बैंक कर थे? ज्योति बैंक। और ये हीरा आपके यहाँ कब से काम कर रहा है? हीरा हमारे यहाँ 15 सालों से काम कर रहा है, लेकिन ये हिसाब किताब के पक्के हैं। हीरा के 50,000 बनते हैं, लेकिन वो 1 लाख की मांग कर रहा था। कल रात से उनका फोन लगा रहे हैं, लेकिन फोन नहीं लग रहा है। फिर सुबह मंजू ने जाकर रिपोर्ट लिखवाई। ये हीरा कहाँ रहता है पता है आपको? जी। उसकी कोई फोटो होगी? हाँ। यस सर। मेरा बच्चा। सर, काशी मोहन जी करीब 2 बजे यहाँ पे आए थे और उन्होंने कुछ 1 लाख रुपए विड्रॉ किए थे और साथ में उनका नौकर हीरा भी था। ये पूरा पैसा मैं तेरे को देने के लिए नहीं निकाला। तेरे को जितना बोला ना उतना ही पैसा दूंगा। बाकी का 50,000 रुपया खेत में जो दूसरे मजदूर काम कर रहे हैं उनके लिए। ये 50,000 रुपया भी तेरे को तब मिलेगा जब तू खेत का काम पूरा कर दे शाम तक। सर, मैं काशी मोहन जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो हमारे बैंक के बहुत पुराने कस्टमर हैं। सर, जान चली जाए पर पैसा ना जाए, ऐसे लोगों में है वो। राव, मुझे तो लगता है कि काशी के गायब होने के पीछे हीरा का ही हाथ होगा। हीरा को पैसों की जरूरत थी और काशी ने पैसे देने से मना कर दिया होगा, इसलिए हीरा पैसे लेकर भाग गया होगा। तो काशी और हीरा दोनों के कॉल रिकॉर्ड निकाल
और पता करो गायब होने के पहले हीरा किस किस के कांटेक्ट में था। ओके सर। लेकिन सर फिर काशी मोहन कहाँ गया होगा? इसका जवाब तो हीरा देगा हमें। ये सामान पैक करके कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? कहीं नहीं। तुम्हारे पति हीरा को बुलाओ, जाओ। सर वो तो काशी जी के यहाँ से लौटे ही नहीं है। हम तो इसकी शादी की तैयारी के लिए अपने मायके जा रहे हैं। कल से तुम्हारा पति घर नहीं लौटा है और तुमने जानने की कोशिश भी नहीं की वो है कहाँ? वो तो अक्सर वहाँ रुक जाते हैं, हम सब उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। हाँ लेकिन कल रात से उनका फोन बंद आ रहा है। ये कौन है? ये मेरी ननद है, इसी की शादी की तैयारी के लिए हम अपने मायके जा रहे हैं। इधर चलो। रुको, पहले ये बताओ कि तुम कल रात में खेत में क्या करने गई थी? जब तुम रात भर गायब थे तब मैं पूछती तुमसे कहाँ जा रहे हो। फिलिप अगर मैंने मुंह खोला ना तुम्हारा तमाशा बन जाएगा। सच सच बता दो, वरना सच गुलवाने के और भी तरीके आते हैं हमें। बहन की शादी के लिए भाई ने अपने मालिक को गायब किया और अब तुम लोग उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। सर मैं सच बोल रही हूँ, हमें कुछ नहीं पता, हम आपसे क्यों छुपाएंगे। सर मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, वो बहुत ईमानदार है। उसका मालिक उसे चाहे जितना पीटे, जितनी गालियां दे, लेकिन वो कभी उफ तक नहीं करता। तुम्हारा भाई ईमानदार होगा, लेकिन पैसा अच्छों का ईमान डगमगा देता है। 1 लाख रुपए की जरूरत थी, लेकिन काशी ने 50,000 देने का फैसला किया था। हो सकता है उसी के लिए हीरा ने काशी जी को गायब किया हो। उन दोनों के बीच क्या चल रहा था ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि इसकी शादी के लिए हमें 1 लाख रुपए की बहुत जरूरत थी। और इसकी कीमत तुम लोगों ने काशी को गायब करके लिया? नहीं सर, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हेलो सर, पासे के जंगल में एक लाश मिली है। सर आइए सर, मैंने आपको फोन किया था। ये देखिए, ये देखिए सर। आसपास देखो कुछ मिलता है क्या? यस सर। तो हीरा है। सर इसकी बॉडी पर चोट का कोई भी निशान नहीं है। गला घोट के मारा होगा इसे। और सर इसके पास से कोई सामान भी नहीं मिला है और न ही पैसे। कहीं इसे काशी ने वो नहीं मारा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। राव, काशी नागू कवाली। काशी की फोटो हर पुलिस स्टेशन में हर जगह पे सर्कुलेट कर दो। ओके सर। अगर हीरा मर चुका है तो काशी कहाँ है? हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके मुताबिक आखिरी बार दोनों साथ में ही थे। पुलिस को अब तक यह शक था कि काशी मोहन की गुमशुदगी के पीछे उसके नौकर हीरा का हाथ हो सकता था, लेकिन हीरा की मिली लाश ने इस केस की दिशा ही बदल दी और अब पुलिस को यह शक था कि शायद हीरा की मौत के पीछे काशी मोहन का हाथ है। क्या हीरा को वाकई काशी ने मारा था? और अगर हाँ तो क्यों? क्या इस हत्या के पीछे की वजह वो 1 लाख रुपए थे जो उस रोज काशी ने बैंक से निकाले थे? जी मेरे को पता था कि आप मेरी वफादारी के लिए मेरे को 1 लाख रुपया जरूर देगा। ये पूरा पैसा मैं तेरे को देने के लिए नहीं निकाला, तेरे को जितना बोला ना उतना ही पैसा दूंगा। आखिर मालिक और वफादार नौकर के रिश्तों में ये जुर्म की आग कैसे लगी? इस केस में पुलिस के सामने कई और चुनौतियां आने वाली थी, जिसके बाद ये केस उनके लिए और मुश्किल होने वाला था। अब तो हम ये सोच के चल रहे थे कि काशी के गायब होने के पीछे हीरा का हाथ है, पर यहाँ तो मामला उल्टा हो गया। सर हम हीरा और काशी की तलाश में निकले थे और मिली हमें हीरा की लाश, और काशी अब भी गायब है। सर कहीं ऐसा तो नहीं काशी और हीरा के बीच में पैसों को लेकर बहस हुई हो और इसी बहस में काशी के हाथों हीरा की हत्या हो गई हो और उसे ठिकाने लगाकर काशी गायब हो गया हो? काशी के जितने भी रिश्तेदार और दोस्त है सबसे पूछताछ करो, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो जरूर हाथ लगेगी। यस सर। सर ये रही काशी और हीरा की कॉल रिकॉर्ड्स और हीरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से हीरा की मौत
गले की हड्डी टूटने से हुई है। और सर कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से काशी और हीरा के मोबाइल की लास्ट लोकेशन काशी के खेत की है। थैंक यू। अरे ये देखो मैं चॉकलेट ले आई। लो अब चले, ऐसे ही यहाँ मत घूमा करो। हाँ मेरे साथ साथ रहा करो। चलो 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 चलो। अरे रुको, कहाँ लेके गए मेरे बच्चे को? अरे चोर कहेंगी, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा ही है। रुको मैं पुलिस को कॉल करती हूँ, रुको अभी अरे मेरा सोनू है ये मेरा बच्चा ही है। रुकिए रुकिए, पुलिस मत बुलाइए, ये मेरी बहन है। कुछ दिन पहले इसका बच्चा कहीं गुम हो गया है, इसलिए किसी के भी बच्चे को अपना बच्चा समझ लेती है। इसको माफ कर दीजिए। अरे जगदीश समझाए से, ये मेरा सोनू है, देख इसे। अरे अपना सोनू नहीं है वो, चलो। जगदीश मेरा सोनू है, वो देख ध्यान से। काशी मोहन एक्कड़ उन्नाडु साहब कल हमारी 5 बजे छुट्टी हो गई थी। उस वक्त सेठ जी यहीं पर थे, उधर झोपड़े में हीरा से सफाई करवा रहे थे। कर रहा आज का काम तुम लोग का खत्म हो गया है? अब कल आना और पगार कल देगा तुम लोग का सबका। जाओ। कल मालिक, काम करते करते शाम होने वाला है। आपसे पैसे देने के लिए बोला था, आपने कहा था दूंगा। अब मेरे को घर जल्दी जाना है, आप पैसा देके छुट्टी करो ना। पहले काम पूरा खत्म करने का है। खत्म किया? क्या पड़ा उधर पे है? उसके बाद वो पैसा देने के बारे में सोचेगा। हेलो 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 साहब, हमारे मालिक बहुत कंजूस है और ना ही कभी टाइम पे मजदूरी देते हैं वो। साहब सेठ जी ने हमें घर जाने के लिए बोला तो हम घर चले गए साहब। उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं मालूम साहब। राव, इस केस को अभी तक हम लोग एक ही एंगल से टटोल रहे थे। मुझे लगता है हमें दूसरा एंगल भी देखना चाहिए। ये काशी अमीर था लेकिन कंजूस भी उतना ही था। हो सकता है इस कंजूसी की वजह से उसके दुश्मन भी काफी हो। पता करो इन काशी की किन किन लोगों से बनती नहीं थी। ओके सर। सर वो एक नंबर का बेईमान आदमी है। उससे मेरा और मेरे बेटे मंगल का कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए मर चुका है। काशी तो आपका सगा भाई है ना, फिर भी इतनी नफरत, कोई खास वजह? सर वो एक नंबर का कंजूस और लालची आदमी है। काशी ने धोखे से जमीन अपने नाम करा ली थी। मैं अपना हक पाना चाहता था। अपना हक पाने के लिए मैंने झगड़ा किया, मारपीट भी की, यहाँ तक कि 15 साल तक उससे केस भी लड़ता रहा। पर आखिर में हमारी जमीन नहीं मिली, उसने हड़प ली। उस दिन से हमारे लिए मर गया वो। काशी को हीरा से कोई परेशानी थी? हीरा तो उसका नौकर था साहब, उससे क्या परेशानी होगी। पर हाँ, काशी को अपनी बेटी मंजू से जरूर परेशानी थी। मंजू उसकी बेटी? कैसी परेशानी? उसका कारण भी वो खुद ही था। उसके लाड़ प्यार की वजह से मंजू गुस्सेल और जिद्दी हो गई थी। यहाँ तक कि उसने वो निठल्ले लड़के दिलीप से शादी भी कर ली, लव मैरिज। बाद में पता चला कि घर चलाने के लिए वो काशी से पैसा लेती है। ये सब आपको कैसे पता? अरे साहब छोटा सा तो गांव है, सबको पता है। 2-4 दिन पहले की बात है बेटा। एक तो ये निकम्मे के साथ में शादी करके तुमने हमारा नाक कटवा दिया, ऊपर से तुम्हारे घर का खर्चा भी मैं उठा रहा हूं। मेरे को आंख भी दिखा रहा है। इसको बोलो खुद कमाओ और घर का खर्चा उठाओ। मेरे घर में पैसे का पेड़ नहीं लगा है, जितना देने का था दे दिया इसको। सवाल के बात करो डैडी जी, बता दे रहा हूं क्या करेगा। डैडी ये सब आपके खेत खलियान, ये सारा पैसा ये किसके लिए? मेरे लिए ना। आपके जाने के बाद तो ये सब मेरा ही है, तो फिर अभी आपको पैसे देने में क्या तकलीफ है? देखा इसको, देखा इसको, ये पैसा मैं मेरी मेहनत से कमाया और बचाया, तुम लोग को देने के लिए नहीं। और पैसा चाहिए ना तो मेरी मौत का इंतजार करो, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। ये कंडेम चले लो। ठीक है, मैं भी जानती हूँ कि आपसे पैसे कैसे निकलवाने हैं। चलिए। हेलो सर, वो लड़की मंजू बहुत ही खराब है। मैंने तो यहां तक सुना है कि दिलीप से उसका मन भर चुका है, इसीलिए वो वामन से चक्कर चला रही है। वामन? वामन कौन? हमारे दोस्त का बेटा है। वो लोग भी बहुत पैसे वाले हैं। दिलीप से शादी से पहले वामन से उसका रिश्ता तय हुआ था। जब वामन को इस बात का पता चला तो बहुत तमाशा हुआ था। क्या आपने कभी मंजू और वामन को एक साथ देखा है? जी सर, एक रात मैंने मंजू को वामन के घर से बाहर आते भी देखा था। मंजू, अरे सुन तो। राव,
इस केस में हमें पहले ये कड़ी मिलती है कि पैसों को लेकर हीरा और काशी के बीच झगड़ा हुआ, तो हमें ये लगा था कि इन्हीं पैसों के लालच में हीरा ने काशी को गायब किया होगा, लेकिन उसके बाद हमें हीरा की लाश मिली थी। तो ऐसे भी तो हो सकता है कि इन्हीं पैसों के लालच में काशी की बेटी मंजू ने अपने बाप को गायब किया हो, क्योंकि उसने दिलीप जैसे निकम्मे आदमी से शादी की थी। राइट सर, और काशी ने भी कहा था कि वो अपने जीते जी अपने पैसों में से मंजू को कुछ भी नहीं देगा। पैसा चाहिए ना तो मेरी मौत का इंतजार करो, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं ना, एक पैसा तुम लोग को नहीं दूंगा। शायद इसी कारण से मंजू ने अपने बाप को मार दिया हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है कि काशी को मारते वक्त हीरा ने देख लिया हो और मंजू ने मजबूरन हीरा को भी मार दिया हो। तब इस केसेस में कड़ियां तो काफी है, लेकिन वो कड़ी नहीं मिल रही है जिससे ये केस सुलझ जाएगा। मंजू और वामन दोनों जितने खड़े हैं ना, उतने ही गड़े हैं। कितनी बार बोला कि अपना सोनू नहीं है और दूसरे के बच्चों को चॉकलेट मत दिया कर, अब यही तो बंद रहेगी। अन्ना सोनू था, अन्ना सोनू था, अन्ना मेरा सोनू था, वो देखा नहीं आपने। अन्ना, अन्ना, सोनू के पास जाना है मुझे। जिस दिन हीरा और काशी गायब होते, तुम दोनों कहाँ थे? सर मैं तो अपने घर पर ही था, पूरा दिन अपने बच्चे के साथ खेल रहा था। और तुम? सर मैं मार्केट गई थी सामान लेने और फिर घर पर ही थी। झूठ बोल रही हो तुम। उस रात तुम्हें वामन के घर से निकलते हुए देखा गया है। क्या कर रही थी वहां पर तुम? सर मुझे वामन ने अपने घर बुलाया था। जो? पर तब मुझे उसकी नीयत का अंदाजा नहीं था सर। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो चाहता था कि मैं दिलीप को छोड़कर उससे अपना लूं, पर मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ सर। पहले नहीं पसंद करती थी, पर जब से तुम्हारे बाप ने तुम्हें पैसे देने से इनकार कर दिया है, शायद तुम्हें तुम्हारा ये पुराना आशिक पसंद आने लगा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि काशी को मारते वक्त हीरा ने देख लिया है और इसीलिए तुमने और वामन ने मिलकर हीरा को भी मार दिया हो? सर ये आप क्या बात कर रहे हैं? आप ये ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हैं मुझ पे? कुछ सबूत है आप लोगों के पास? सबूत नहीं, इसलिए तो सिर्फ इल्जाम लगा रहा हूँ। मंजू जी, जिस दिन सबूत मिल जाएंगे ना, सलाखों के पीछे होगी तुम। मंजू ने दिलीप से कहा था कि उसने काशी की लाश देखी थी, लेकिन पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस को हीरा की लाश मिली। मंजू ने अपने पिता की मौत की बात पुलिस से क्यों छिपाई और मंजू ने इस बात को राज क्यों रखा? वो लड़की पागल हो गई सर। मैं क्यों उससे अपने घर बुलाने लगा? वो खुद मेरे घर आई थी और वो कोई हूर परी तो है नहीं कि मैं उसके साथ जबरदस्ती करूंगा। अब वो बात अलग है कि दिलीप से पहले उसकी शादी मुझसे तय हुई थी, लेकिन सर उसने शादी तोड़कर हमारी बेइज्जती की है। कैसी दोस्ती निभाई तूने काशी? पूरे गांव के सामने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। अरे जब तेरी बेटी किसी और से प्यार करती थी तो हमसे रिश्ता जोड़ा ही क्यों? और अब रिश्ता तोड़कर हमारा मजाक उड़ा रहे हो? रामा गारू ऐसा नहीं है। इसमें डैडी की कोई गलती नहीं है। ये मेरा फैसला है कि मुझे शादी किससे करनी है। आप लोग निकलिए यहाँ से। जबान को संभाल के बात कर, समझी ना? गांव में खुद की इज्जत है नहीं, हमें तमीज सिखा रही है। आज दिखा रही है वो टके की औरत। मालिक, मैं कितनी बार बोला आपको कि वमन अपनी लड़की के लिए अच्छा लड़का नहीं है। तेरा काम खत्म हो गया? नहीं और बेइज्जती का बदला लेने के लिए तुमने हीरा और काशी को मार डाला। सर जी तो कर रहा था कि मैं उसे मार दूं, लेकिन अपने पिताजी की वजह से खून के घूंट पीकर रह गया मैं। ठीक है, इन्फॉर्म किए बगैर शहर छोड़ के मत जाना। सर काशी से दुश्मनी का कारण तो सबके पास था। इतना बेअसर आदमी अब तक गायब है, उसके छुपे रहने की कोई वजह नहीं है। और अब तो ऐसा लगता है कि काशी का भी काम तमाम हो गया होगा। और अगर ऐसा है तो आखिर मुजरिम है कौन? और काशी इस वक्त कहाँ है? और हीरा किसने मारा होगा? मुझे लगता है इन सब के पीछे मंजू और वामन का हाथ है। इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, पता करो कि किस किस के कांटेक्ट में थे। इससे इन दोनों के आपसी संबंध भी सामने आ जाएंगे। यस सर। हेलो, ठीक है सर। मंजू के पति दिलीप का मर्डर हो गया। चलिए पीछे हटिए। सर बॉडी को देखकर ऐसा लगता है कि इसके शरीर पर किसी धारदार हथियार से 3 से 4 वार किए गए हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और आसपास देखो कुछ मिलता है क्या। शायद मर्डर वेपन यही हो। ओके सर। सर ये मोबाइल वहां झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला। क्या ये दिलीप का मोबाइल है? यस सर।
मंजू दीदी, सोनू घर पे नहीं है, सोनू को कोई उठा के लेके चला गया। क्या? हाँ, छोड़ो मुझे। सोनू, 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 मेरा बच्चा सोनू, वो कहीं मिल नहीं रहा था। आपने घर में देखा ठीक से? सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिल रहा है सोनू। आसपास देखो। जी सर। एक बार घर की तलाशी लेने दो, जाओ देखो। आप जब घर से निकली तो बच्चा कहाँ था? सर, ये साड़ी मिली है, पूरी खून सी भरी हुई। ये साड़ी आपकी है? मेरी साड़ी है। तो ये खून किसका है? मेरा खून है सर, वो 4-5 दिन पहले पाँव में चोट लग गई थी तो बहुत खून बहा था। साड़ी फॉरेंसिक में भेज दो और इनका ब्लड सैंपल ले लो। ओके सर। दिलीप की हत्या और सोनू के लापता होने से यह केस और भी संजीदा हो गया था। पुलिस को पहले इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा था कि हीरा की मौत और काशी की गुमशुदगी का राज क्या था, और अब दिलीप की हत्या ने इस केस में ऐसे कई और सवाल खड़े कर दिए थे जिनके जवाब ढूंढ पाना पुलिस के लिए आसान नहीं था। क्या हीरा और दिलीप का कातिल कोई एक ही था? तो क्या वो कातिल काशी ही था जो फरार था, या फिर इन हत्याओं के पीछे मंजू और वामन का हाथ था? पुलिस को अब भी इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने थे, और तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उनके हाथ एक अहम लीड लगी। दिलीप उस तरफ जंगल में क्यों गया था? दिलीप और मेरा झगड़ा हुआ था। झगड़ा? किस बात पर? पुलिस स्टेशन में मैंने वामन के बारे में बताया था तो दिलीप के मन में शक भर गया था, और उसी के चलते हम दोनों के बीच में बहुत बुरा झगड़ा हुआ और दिलीप गुस्से में घर से बाहर निकल गए। देर रात तक जब दिलीप घर नहीं लौटे तो मैंने उन्हें फोन किया, उनका फोन बंद आया। सुबह जब मैं उन्हें ढूंढने के लिए निकली तो पता चला कि खेत में उनकी लाश पड़ी है। आप प्लीज मेरे बेटे सोनू को ढूंढिए। मुझे लगता है इन हत्याओं के पीछे हो ना हो मंजू और वामन का ही हाथ है, क्योंकि मंजू का अपने बाप के साथ पैसों को लेकर झगड़ा हो जाता है, और फिर मंजू का वामन के घर पे पाया जाना, इस बात को लेकर दिलीप के साथ उसका झगड़ा हो जाता है, और उसी रात दिलीप का भी मर्डर होता है और सोनू भी गायब हो जाता है। इस मंजू और वामन ने धीरे धीरे अपने रास्ते के सारे कांटे साफ कर दिए। इस वामन से दोबारा बात करनी होगी। ये चोटें कैसे आई? सर ये सब उस दिलीप का किया हुआ है। दिलीप? उसने क्यों किया ये सब? सर जिस रात को उसका खून हुआ था मेरे घर पे आया था सर वो। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू कैसे आज के बाद अगर मेरे बेटे के आसपास भी आए ना तो तेरे सर धड़ से अलग कर दूंगा, समझा क्या? चल निकल यहाँ से। चल 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 निकल। चुप रहे। तोड़ दूंगा देखो, आज देख लूंगा मैं साले। यहाँ से। इसलिए तुमने उसे मार डाला? साहब हमने कुछ नहीं किया, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आप जाइए और असली कातिल को ढूंढिए। हमारे समय की चिंता आप मत कीजिए, और असली कातिल कौन है हम जल्दी पकड़ लेंगे। इस बाप बेटे के पीछे 24 घंटे कांस्टेबल लगा दो। ओके सर। लेकिन सर काशी और सोनू को अब तक कुछ पता नहीं चला है। क्या पता वो दोनों जिंदा भी हैं या उन दोनों को भी मार दिया गया है। सर दिलीप के लाश के पास जो मोबाइल मिला था उसके कवर के पीछे एक और सिम कार्ड बरामद हुआ है सर। कल जब मैंने इसकी रिकॉर्ड पता किया तो पता चला कि इस नंबर से सिर्फ एक ही नंबर पे कॉल करता था दिलीप, और लास्ट कॉल कल 5 बजे किया गया है इस पर। ये सिम कार्ड मोबाइल में डाल के चेक करो किसका नंबर है। यस सर। बताओ नंबर। ये वाली। अरे दिलीप कहाँ है आप? कल से कोई फोन ही नहीं किया, कब से इंतजार कर रही हूँ। आप भी देर मत करो, जल्दी से आ जाओ। हेलो? इसका मतलब इस दिलीप की जिंदगी में कोई और भी औरत है। पता करो ये किसका नंबर है और एड्रेस निकालो। यस सर।
सर यहाँ तो ताला लगा है, लगता है शारदा भाग गई। आस पड़ोस में पूछते हैं। अरे सुनिए, ये शारदा यहाँ रहती है, कहाँ गई कुछ पता है? सर मेरे को नहीं मालूम, लेकिन कुछ समय पहले एक औरत आई थी जो शारदा के बारे में पूछ रही थी। अन्ना शारदा को देखा क्या? नहीं, मेरे को तो नहीं पता, कुछ बोल कर नहीं गई। इसका मतलब मंजू जानती थी कि उसका बेटा सोनू यहाँ है। तोड़ दो दरवाजा। ये तो सोनू है, सोनू की फोटो यहाँ। तलाशी लो घर की, हो सकता है कि सोनू यहीं कहीं हो। ओके सर। सर कहीं ये शारदा सोनू की तो मां नहीं है। अगर शारदा सोनू की मां है तो मंजू ये क्यों बोल रही कि सोनू उसका बेटा है? अच्छा बता सकते हो किसका बच्चा है? सर ये तो सोनू है, शारदा का बेटा। क्या? शारदा का बेटा ही नहीं? हाँ। तो जब से दिलीप उसको लेकर गया है ना, शारदा पागलों की तरह इसको ढूंढ रही है। ये दिलीप और शारदा का क्या रिलेशन है? सर दोनों तो पति पत्नी है ना। पति पत्नी? ये शारदा कहाँ जा सकती कुछ मालूम है? सर मंदिर के पास उसका भाई जगदीश अन्ना का घर है, शायद वही गई होगी। सर यही तो है जगदीश अन्ना। अरे साहब छोड़ दो मुझे, छोड़ो साहब। शारदा तेरी बहन है ना? हाँ। कहाँ हो? घर पे है साहब। चल बच्चे को कस्टडी में लो। लेकिन क्यों? छोड़ो। मेरे बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हो? शारदा, दिलीप और मंजू के त्रिकोण ने पुलिस की थ्योरी को उलझा कर रख दिया था। सोनू शारदा का बेटा था या मंजू का? दिलीप की दोहरी जिंदगी और उसकी हत्या के राज का पता लगाने के लिए पुलिस ने शारदा और उसके भाई जगदीश पर शिकंजा कसा। सोनू को मंजू के घर से क्यों उठाया और दिलीप को क्यों मारा तुम लोगों ने? दिलीप को मैं क्यों मारूंगा साहब? मुझसे मेरी बहन का दर्द देखा नहीं जा रहा था। सोनू, ये बच्चा मेरा है। अन्ना सोनू था, अन्ना मेरा सोनू था, वो देखा नहीं आपने, इसलिए मैंने बच्चों को उठाया। सोनू और शारदा का रिलेशन क्या है? काशी कहाँ है? क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? साहब 8 साल पहले दिलीप और मेरी बहन शारदा की शादी हुई थी, बच्चा भी होने वाला था। बच्चे के आने की खुशी में बहुत खुश थे दोनों, पर दिलीप की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी साहब। साहब चलो शारदा, अरे जीजा जी कहाँ जा रहे हैं? अरे जगदीश, वो तेरी गाड़ी की चाबी मिलेगी क्या? हाँ मिलेगी ना। आप ही की गाड़ी से पूछना क्या है, मगर संभाल के जाइए। पता नहीं और कितना इंतजार कराएगा हमारा बच्चा। उस एक्सीडेंट के बाद मेरी कोख उजड़ गई थी, मैं कभी मां नहीं बन सकती थी। और दिलीप खुद को गुनहगार मानते थे मेरी इस हालत का। डिप्रेशन का भी शिकार हो गई थी, अपना बच्चा जो खो दिया था मैंने। 2 साल ऐसे निकल गए, फिर अचानक एक दिन दिलीप। ये लो तुम्हारा सोनू। दिलीप ने मेरी खुशी के लिए मंजू से शादी की थी, अपने बेटे सोनू को मेरी गोद में डाला था। मेरी जान बचाने के लिए दिलीप ने ये सब किया था, और ये बात मुझे पता थी। सर वो मेरा बेटा है, मेरा सोनू। पर दिलीप उसे दूसरी औरत की गोद में डालता रहा। उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था सर। पहले उसने मेरे साथ प्यार का झूठा खेल खेला, और जब मैं उसके प्यार में पड़कर गर्भवती हो गई, तब मुझे लगा कि मुझे अपने डैडी को सब कुछ बता देना चाहिए। पर डैडी ने दिलीप को अपनाने से साफ मना कर दिया। पर मैं ही पागल थी ना सर, शादी तो मुझे दिलीप से ही करनी थी। इसलिए अपनी जिद में आके लव मैरिज की और अपने डैडी को झुका दिया। पर फिर उन्होंने हम सबको माफ कर दिया और हमें अपना लिया। दिलीप के पास अपना तो कुछ था ही नहीं सर, इसलिए मेरे डैडी ने ही हमें घर दिया, यहाँ पर काल में जरूरत की सारी चीजें दी, जिससे हमारी घर गृहस्थी अच्छे से चल सके। सब कुछ सही था सर।
लेकिन जब सोनू पैदा हुआ ना तो दिलीप उसे अक्सर कहीं ले जाया करता था। और जब मैंने उससे पूछा, अरे ये रोज रोज सोनू को कहाँ ले जाते हो? अरे मंजू, वो बात क्या ना कि मेरे एक दोस्त का ना एक्सीडेंट हो गया था कुछ दिन पहले, और उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, तो उसका मिसकैरेज हो गया और वो बेचारी इस सदमे में ना डिप्रेशन में चली गई। हमारे बच्चे को देखती है ना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है थोड़ी सी। तो मैंने सोचा कि अगर अपने बच्चे की वजह से किसी की जिंदगी में खुशी आ रही है तो अच्छी बात है ना, तो बस उसी के पास ले जाता हूँ। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पिछले 4 साल से वो मेरे साथ ही खेल खेल रहा था। तो ये बात तुम्हें पता कैसे चली? मुझे ये बात वामन ने बताई थी और एक दिन मैंने दिलीप का पीछा भी किया था। मुझे पहले ही शक होने लगा था कि सोनू मुझे नहीं किसी और को अम्मा याद करके रोता था। लड़की, मेरी बहन के घर में क्या देख रही है तू? देख देख तेरी बहन ने क्या गुल खिला रही है, देख। तो क्या हुआ? पति पत्नी है वो। ये है तुम्हारी सच्चाई? मेरे बच्चे को दूसरी औरत की गोद में डाल के बोल तो रही कि तुम्हारी दोस्त की बीवी है। चुप, बिल्कुल चुप। ये बहुत बुरा गेम खेला है मेरे साथ दिलीप। शादीशुदा होते हुए भी तुमने मुझसे शादी की। सब मैं घर आकर बहुत रोई। कई बार मन में आया कि डैडी और अम्मा को सब कुछ जाके सच सच बता दूं, पर किस मुंह से बताती, जिसकी वजह से मैंने उन दोनों को छोड़ दिया। वही मुझे इतने सालों से धोखा दे रहा था। हिम्मत नहीं हुई सर, इसीलिए मैं और दिलीप एक समझौता के तहत घर में रहने लगे कि जब तक दिलीप शारदा को तलाक नहीं दे देता वो मेरे करीब नहीं आ सकता। वामन से तुम्हारा क्या चक्कर है? वामन को मेरी दुखती रग का पता चल गया था सर कि दिलीप से मेरी दूसरी शादी है जो गैर कानूनी है, और वो इसका फायदा उठा के मुझे कभी भी कहीं भी रोक लेता था। उस रात उसने मुझे घर बुलाया था और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा, और मैं जैसे तैसे अपनी इज्जत बचा के वहां से भाग निकली। हो सकता है तुम्हारी बात सच हो, पर इस सच्चाई को कैसे झुठलाओगी? राव, फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता लग गया है कि वो साड़ी पे लगा हुआ खून तुम्हारा नहीं है। अब सच सच बताओ, वो खून है किसका? वो मेरे डैडी का खून था। उस रात को खुद को वामन से बचाकर मैं खेतों के रास्ते घर जा रही थी कि तभी मेरा पैर किसी से टकराया और मैं गिर गई। सर, जब मैंने ये बात दिलीप को बताई तो वो डैडी को देखने के लिए मेरे साथ खेत गया, और वहाँ डैडी की लाश थी ही नहीं। जब तुम्हें पता था कि तुम्हारे डैडी का मर्डर हुआ है तो ये बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई? कहीं तुमने तो तुम्हारे डैडी को नहीं मारा और चुप रही अब तक। सब मैं बहुत डर गई थी, और फिर दिलीप ने भी कहा कि जिसने डैडी को मारा है कहीं वो हमारे परिवार को भी ना मार दे। तो अब ये डर चला गया? सर, जब दिलीप ही नहीं रहा, डैडी नहीं रहे, कुछ भी नहीं रह सकता, फिर डर किस बात का? ये ट्विस्ट तो उलझता ही जा रहा है। पहले हमें हीरा पर शक था, वो मारा गया। इसने भी ये किया है, वो इस परिवार का करीबी होगा। लेकिन सर, हमारे पास इस बात का कोई प्रूफ ही नहीं है। साहब, ये खबर है। ठीक है सर, काशी गाड़ी का पता लग गया है। वेल, चेक यू। यस सर। यहाँ पर जिसने गाड़ी खड़ी करी थी उसको देखा था तुमने? हाँ साहब, मैंने उस आदमी को देखा। स्केच बनवा सकते हो? हाँ साहब, कोशिश कर सकता हूँ। सर, स्केच रेडी है। हेलो, राव, दिख रहा है? यस सर। मैं 1 साल से सेठ जी को मारने की फिराक में था,
पर मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था। फिर ये तय हुआ कि ये काम दिलीप करेगा। मैं दिलीप अपने काम को अंजाम नहीं दे पाया। हाँ हेलो कल्लू, यार ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं उन्हें मारने गया था लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। इतना अच्छा मौका तूने अपने हाथ से गंवा दिया। कुछ नहीं कर पाएगा तू जिंदगी में, कुछ नहीं। जा घर जाकर सो जा। अब एक काम मुझे ही करना होगा। मालिक, सारा काम खत्म कर दिया, मैं घर जाऊं? ये ना पूरा 1 लाख रुपए। आप खुश हो गया? आप बहुत अच्छा आदमी। हाँ, वेलो। तुम लोग को छुट्टी दिया ना? वेलो। दिलीप को तूने क्यों मारा? साहब, दिलीप इस काम का राजदार था और किसी भी वक्त मुंह खोल सकता था, इसलिए साहब उसको मारना मेरी मजबूरी थी। साहब, दिलीप जिस दिन बामन से झगड़ा करके घर वापस आ रहा था, तभी मैंने उसे खेत से अकेले जाते हुए देखा और साहब उसका वही काम तमाम कर दिया। बाकी सब बता तो ये भी बता दे, काशी को क्यों मारा था? उनसे क्या दुश्मनी थी तेरी? साहब, सेठ जी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे 1 साल पहले यूपी से काशी के पूरे परिवार को मारने के लिए बुलाया गया था। किसने बुलाया था? मेरे बाप ने सारी जमीन मेरे भाई काशी के नाम कर दी। क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों किया था? उसका कारण भी मैं ही था। जुए और शराब ने मुझे बर्बाद कर दिया था। यहां तक कि मेरे बाप का काफी पैसा मैंने बर्बाद किया। इस कारण मेरे बाप ने मुझे जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया और सारी जमीन मेरे भाई काशी के नाम कर दी। काशी तो क्या, उसके पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहता था। क्यों? जो जमीन मेरी और मेरे बेटे मंगल की नहीं हो सकती, वो किसी की नहीं हो सकती। हमारे बाप ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था। जमीन के लालच में तुमने 3-3 लोगों की जानें ली। कानून में लिखी हर सजा तुम्हारे लिए कम है। मुरली और कल्लू को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। क्राइम पेट्रोल के माध्यम से हमने ये संदेश कई बार दिया है कि लालच हमारे जीवन का वो बीज है जिसे बोते वक्त हर कोई मीठे फल की उम्मीद तो करता है, लेकिन बदले में उसे एक ऐसा पेड़ मिलता है जिससे जिंदगी में कांटों के सिवाय और कुछ हासिल नहीं होता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।